जय संविधान, जय भारत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और मुस्लिम समाज भी दूसरे धर्मों की तरह मोनोलिथ और होमोजेनस नहीं है। They will talk about dharma. You have to talk about your rights. जब जब एनडीए की सरकार सत्ता में आई है तब तब भारत सरकार के अनेकों सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए गए। पिछले 30-40 बरस में हमारे देश में निजीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। Massive privatization which is leading to unemployment of the youth. ये धरना नौकरी का धरना नहीं है, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। Good evening all. I am V. Krishna Rao, founder and president of Dravid Desam Party, Tamil Nadu. हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। यह जानकारी उन लोगों तक जब तक नहीं पहुंचेगी, वह लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। मैं कुछ छात्रों के मुद्दे को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आजादी का अमृत काल मनाने वाले लोग इस देश में सच्चाई को छिपाना चाहते। Welcome to the second national conference of All India Federation for Social Justice. The first conference, organized on 3rd of April, was a huge success and it laid the agenda for the entire nation to focus on social justice. सामाजिक न्याय को सामने रखकर जो प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस द्वारा बुलाया गया था 3 अप्रैल को इसी वर्ष, वो बहुत ही सफल रहा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय और उससे जुड़े हुए मुद्दे फोकस में आ गए। और इसके साथ ही अब जो है दूसरा सम्मेलन ये आज हो रहा है और आप सबों का इसमें स्वागत है। इसमें बड़ी बात क्या है कि ये आगे 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, उसके मद्देनजर यह कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय चारों तरफ से हमला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के शासन में जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक के हकों की बात है, उस पर लगातार हमला हो रहा है। और साथ में देखिए किस तरह से ओबीसी समाज पर खास तौर से जो जाति जनगणना नहीं की जा रही है, उनके लिए आरक्षित तमाम पदों को एक तरह से समाप्त करके और उनकी जगह ईडब्ल्यूएस की भर्ती की जा रही है। और यह इस तरह से किया जा रहा है जैसे संविधान के सभी प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। और हमारे लिए ज़रूरी है कि यह संविधान को बचाए रखना। और 2024 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मुख्य उद्देश्य है वो संविधान को समाप्त करके मनुवाद और मनुस्मृति के आधार पर हिंदू राष्ट्र को घोषित करके दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक के सभी हक और उनके अधिकारों को समाप्त करने की योजना है। आज जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है इसमें वीडियो में अब आप देखेंगे हमारे कई सामाजिक न्याय से जुड़े हुए साथी को जो आपसे रूबरू होंगे, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद नई दिल्ली में स्थित महाराष्ट्र सदन में जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कई नेता और सांसद आपसे रूबरू होंगे। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में क्या होगा चुनावी एजेंडा और किस तरह से देश में जो एक संकट की स्थिति है, जो निजीकरण के नाम पर जिस तरह से युवाओं के रोजगार को समाप्त कर दिया गया है, जिस तरह से शिक्षा को महंगा करते हुए लोग जा रहे हैं, जिस तरह से जो किसान है उनके हक की जो आवाज़ है, उनके लिए जो प्रावधान है उसको नहीं माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये तमाम वर्ग जो है उनके लिए एक संघर्ष का समय है। 2024 महज एक चुनाव नहीं होगा, ये हमारे और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए एक संघर्ष होगा और इस संघर्ष में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, यही उद्देश्य ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के इस सम्मेलन का है। एंड आई अगेन वेलकम यू एंड कॉल अपॉन यू टू कंसिडर 2024 elections as a very important elections in which the interests and the rights of Dalits, the OBCs, the SCs, STs and even minorities are at stake. Their interests are in peril. It has to be safeguarded and we appeal to all the
people who respect our constitution, that our constitution has also got to be saved. And in this line, all of us have to be very attentive to what our friends say today in the second National Convention of All India Federation for Social Justice and the entire Bahujans of this country. Jai Samvidhan, Jai Bharat. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और मैं आर्टिकल 19 इंडिया चलाता हूं। पिछले कुछ बरसों में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाई गई है, संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचाई गई है और संविधान की बात करने वाले लोगों को परेशान किया गया है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा हैरत अंगेज है। भारत के इतिहास में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से खास तौर पर दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को और महिलाओं को चोट पहुंचाई गई है, लोकतांत्रिक मूल्यों को नीचा दिखाया गया है, डाइवर्सिटी को नीचा दिखाया गया है, वो चिंता वाली बात है। जिस तरीके से पिछले दरवाजे से EWS लागू किया गया और उसके बाद जिस तरीके से जातीय जनगणना की मांग से लगातार नरेंद्र मोदी पीछे हटती रही है, उसे दरकिनार करती रही है, उस पर हम सबको मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको संविधान को बचाने के लिए, हम सबको आरक्षण को बचाने के लिए, हम सबको संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक चेतना को बचाने के लिए एक साथ मिलकर आगे आने की जरूरत है। हमें हर उस ताकत के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए जो लोग संविधान के हक में हैं, जो लोग मनुष्यता के हक में हैं, जो लोग लोकतंत्र के हक में हैं और जो लोग डाइवर्सिटी, विविधता के हक में हैं, जो लोग जातीय जनगणना के हक में हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए हम सब लोगों को मांग करनी चाहिए कि अब समय है जब निजी संस्थानों में आरक्षण की मांग की जाए। जो SC, ST, OBC का रिजर्वेशन है उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट नौकरी देने वाले संस्थानों में एक साथ एक तरीके से लागू किया जाए पूरे भारत में और इस पर सर्वसम्मति बनाई जानी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये कि क्या 2024 के चुनाव में हम संविधान की हिमायत को पुरजोरी से आगे रख सकेंगे? क्या हम विविधता की हिमायत को, डाइवर्सिटी की हिमायत को पुरजोरी के साथ आगे रख सकेंगे? क्या हम जातीय जनगणना की मांग को और आगे ले जा सकेंगे और क्या उसको मनवा सकेंगे? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पिछड़ों का हक मारा गया है, न केवल नौकरियों में बल्कि PhD जैसे एडमिशन में भी, उस पर बात रखने की जरूरत है। हम सबको मुखर होकर इस पर आगे बढ़ना चाहिए और अगर हम बहुजन एक साथ मिलकर आगे बढ़े तो कोई इसमें शक नहीं है कि हम इसमें कामयाब होंगे और उन शक्तियों को हार का मुंह देखना पड़ेगा जो संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जय हिंद, नमस्कार। मुस्लिम समाज भी दूसरे धर्मों की तरह मोनोलिथ और होमोजेनस नहीं है। यह वर्गों और जातियों में बटा हुआ है और इसका 80-85% हिस्सा, जिसको पसमानदा मुसलमान कहा जाता है, वो OBC के दायरे में आता है। इस OBC के अंदर में सच्चर कमेटी का कहना है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का कहना है कि एक हिस्सा ऐसा भी है जिसकी हालत हिंदू दलितों से भी खराब है और इसीलिए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज शुरू से इस बात की मांग करते रहा है कि संविधान की धारा 341 पर से जो रिलीजियस कैप लगा दिया गया है उसको हटा करके और उस धारा को रिलीजन न्यूट्रल बनाना चाहिए। इसका फायदा दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को होगा
जिनके साथ मुसलमान होने के नाते, ईसाई होने के नाते भेदभाव हो रहा है। इसको कहते हैं सेकुलराइजेशन ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसकी मांग हम लोग करते रहे हैं। हमको इस बात का फ़क्र है कि हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज शुरू से हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ है और जो भी देश के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई है उस लड़ाई में आगे बढ़ कर के हिस्सा लेता है। दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु में स्टालिन साहब के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही है वो हम लोग उससे भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं और हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को और तेज किया जाए और यही वो तरीका है जो कि सांप्रदायिकता का जो उफान देश में आज बढ़ा हुआ है, जिसने संकट पैदा कर दिया है, देश के संविधान को खतरे में डाल दिया है और जमहूरियत को, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया है। उससे निपटने का सामाजिक न्याय आंदोलन की लड़ाई को तेज करना ही है और उस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर दूसरे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हमारे दलित भाई बहन हैं, उनके साथ मिल करके हमारा संगठन लड़ता रहा है। Good evening all. I am V. Krishna Rao, founder and president of Dravida Desam Party, Tamil Nadu. I am very happy to congratulate the India Alliance are fighting for the social justice. Mainly, my proposal is to implement the reservations very closely because now the present union government is trying to privatize all the national banks and privatization of other public sector undertakings like Vizag Steel, BSNL and so on. So what is the use of the person who sacrificed their lives for getting the Vizag Steel in Visakhapatnam? My only brother, Koteswar Rao, he expired during the hesitation in 1970s for getting the Vizag Steel. Like that, other 32 friends have sacrificed their life. Similarly, with the initiation of BP Mandalji, of Mandal Commission Chairman, and Mr. VP Singh and Dr. Babasaheb Ambedkar, the poor people, the OBC and SC/ST are getting the reservations. Why? Because their initiative of other national leaders. Now, we strongly requesting the India to continue the reservations for OBC and SC/ST people because they are losing their employment and living their lives without any income. Likewise, so many law universities and High Court judges, Supreme Court judges, at the time of nominating them, they are not getting the judge posts. Likewise, the medical students, for example, in Andhra Pradesh, the EWS person who got the 60,000 rank, he got the seat. The OBC person who got the 54,000 rank, he didn't get the seat because of this EWS reservation. So I strongly request the India group to focus on getting the implementation of this reservation for all OBC people. Thank you. नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा रांची झारखंड। साथियों, देश में लगातार ओबीसी समुदाय के साथ नाइंसाफी हो रही है, अर्थात सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम मांग करते हैं आने वाली सरकार से कि सामाजिक न्याय के जो मुद्दे हैं उसे अक्षरशः लागू करनी चाहिए, चाहे वो बीपी मंडल जी की 40 अनुशंसाएं हैं, जातीय जनगणना है, क्रीमी लेयर हटाने की बात हो
अनुबंध आउटसोर्सिंग लेटरल एंट्री को समाप्त करने की बात हो, तभी जाकर सामाजिक न्याय मिल सकता है। सामाजिक न्याय के लिए और भी कई मुद्दे हैं। चर्चा है महिला आरक्षण बिल का। महिला आरक्षण बिल का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा तभी समर्थन करेगा जब अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को महिला आरक्षण में आरक्षण प्राप्त होगा। हमारा संगठन वैसे गठबंधन को ही आने वाले लोकसभा चुनाव में मदद भी करेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जौहार साथियों। आज समय आ गया निर्णय लेने का। जब जब एनडीए की सरकार सत्ता में आई है, तब तब भारत सरकार के अनेकों सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए गए। एक एक करके देश के सारे एसेट बिकते जा रहे हैं। लोगों के हाथ से नौकरियां छीन रही हैं। और दूसरी तरफ पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि आज 99% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग अपने बच्चों की प्रोफेशनल पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। प्रोफेशनल तो छोड़िए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लगभग हर यूनिवर्सिटी में बच्चे को अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। नॉर्मल ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए भी बच्चे को सारा खर्च खुद उठाना होगा, जो शायद लाखों रुपए में होगा। इस तरीके से समाज के गरीब तबके इसे पढ़ाई छीन ली और दूसरी तरफ नौकरियां छीन ली। विशेष रूप से जो गरीब तबका है, SC, ST और माइनॉरिटी, उसमें तो तेजी से लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। और ऐसे में जो सरकारी नौकरियां लगती थी वो ख़त्म हो गई। प्रमोशन लोगों को मिल नहीं रहा है। सेना में और उच्च न्यायपालिका में रिजर्वेशन है नहीं। तो मैं समझता हूँ ये आने वाला 2024 का चुनाव सामाजिक न्याय पर होना चाहिए। कोई भी पार्टी जो सामाजिक न्याय के खिलाफ हो, जो जातिगत जनगणना करवाने के खिलाफ हो, जो सभी वर्गों को समान रूप से हिस्सेदारी भागीदारी देने के खिलाफ हो, जो पढ़ाई के खर्चे को घटाने के लिए तैयार ना हो, जो इलाज और पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए इस बात के विरुद्ध में हो, ऐसी पार्टी को इस पर हराने का समय आ गया है। यानी कि इंडिया जो गठबंधन बना है INDIA, उसको जिताने का समय है। लेकिन ध्यान रहे, ये 2024 का चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है, भारत के प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है, भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हक और अधिकार को सुरक्षित करने का चुनाव है। देश में जो नफरत का वातावरण है उसको रोकना होगा। जाति और धर्म के नाम पर उत्पीड़न को रोकना होगा और ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए जो लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं। आइए हम NDA को हराएं और इंडिया को इतनी मजबूती से, इतनी ताकत देकर जिताएं ताकि सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया जा सके, जातिगत जनगणना हो सके और इन वर्गों के हक अधिकार सुरक्षित किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जौहार। नमस्कार दोस्तों, पिछले 30-40 बरस में हमारे देश में निजीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है और ये जो निजीकरण और उदारीकरण की जो नीतियां हैं उसकी वजह से सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है और बड़ी तेजी से घटती चली जा रही है। दूसरी तरफ जनसंख्या जो है हमारे देश की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो अब कुल मिलाकर 1.5 करोड़ सरकारी नौकरियां ही इस देश में बची हैं और जिसमें से अगर 50% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC का आरक्षण मान लिया जाए तो करीब 75 लाख नौकरियां बनती हैं। तो इन 75 लाख नौकरियों से 120-122 करोड़ जो बहुजन समाज के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC लोग हैं उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC बहुजन समाज को व्यापार में आना, उनको उद्यमी बनना, एंटरप्रेन्योर बनना और स्वरोजगार को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। और इन सब चीज़ों के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है और पूंजी जो है वो बैंकों से ऋण के रूप में मिलती है। लेकिन देखा यह गया है कि एक तरफ जो सवर्ण वर्ग है जो मात्र 10 या 15% है हमारे देश में,
उसको बैंकों से दिए जाने वाले जो ऋण है व्यापार के लिए करीब करीब 90-95% उनको दिया जाता है, और जो बाकी 80-85% जो बहुजन समाज है उनको बैंकों से ऋण नहीं मिलता। तो जब तक बैंकों से ऋण नहीं मिलेगा तो इस निजीकरण के चलते और इस उदारीकरण के चलते बहुजन समाज का कल्याण हो ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति आ चुकी है। इसलिए मेरा एक छोटा सा अनुरोध है इस देश के सरकार से और इस देश में जो भी नीति निर्धारक हैं, तो जो नीतियां बनाते हैं, कि अगर आप वास्तव में ही दिल से ये चाहते हैं कि जो बहुजन वर्ग है जिसकी संख्या 120 करोड़ है उसका कल्याण हो, तो बहुजन वर्ग के तमाम जो 18 वर्ष के जो नौजवान हैं उनको स्वरोजगार के लिए, व्यापार के लिए करीब करीब 1 करोड़ रुपए का कम ब्याज का ऋण बैंकों से मिलना जरूरी है। जब एक तरफ 10-10, 20-20, 30-30 हजार करोड़ रुपए लेकर के कुछ लोग भाग जाते हैं और जो बहुजन समाज के लोग हैं, अगर उनको 1 करोड़ रुपए का भी अपने रोजगार के लिए, व्यापार के लिए ऋण नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। ये एक मेरी छोटी सी नीति निर्धारकों के लिए विनती है कि अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं बहुजन समाज का कल्याण हो तो आपको ये करना पड़ेगा। जय हिंद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आज मुझे 21 दिन हो गए हैं आज फैकल्टी के गेट नंबर 4 पे बैठे हुए। अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे चल रहा है। ये धरना सिर्फ मेरा धरना नहीं है, ये धरना नौकरी का धरना नहीं है। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, क्योंकि हर दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज का जो भी इंसान या कोई शिक्षक है या कोई छात्र है वो इस यूनिवर्सिटी में प्रताड़ित है, परेशान है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो रास्ता है, ये रास्ता आर्ट्स फैकल्टी का है। ये अगर हम नहीं लड़े, अगर हमने संविधान को नहीं बचाया, अपने हकों को नहीं बचाया, एक होकर आवाज नहीं उठाई, तो आपके मुंह में जुबान नहीं बचेगी। आपके अधिकारों के लिए उठाने के लिए जो संविधान जिसकी खातिर आज बोल पा रही है महिला, वो नहीं बोल पाएगी। आप यकीन मानिए, 1 साल की मानसिक प्रताड़ना जो मैंने दौलत राम कॉलेज में पढ़ाया और वो झेली, वो अपमान, वो जाति सूचक शब्दों के साथ जो मेरा हर दिन एक हरासमेंट होता था, उसको मैं झेलती थी, क्योंकि नौकरी प्यारी, नौकरी चाहिए थी। लेकिन झेलते 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 वो अपराधी, ये अपराधी आप देख लीजिए, क्रिमिनल सविता रॉय, ये वही नहीं रुकी। इन्होंने, इस क्रिमिनल ने यहाँ तक मुझे हरास किया कि मेरे अगेंस्ट फोर्ज डॉक्यूमेंट्स करके मुझे नौकरी से निकाला, गुंडागर्दी से। ये होता है जब आप समाज में बिखरे हुए हैं, तो आपकी आवाज़, जब आप स्कैटर्ड होते हैं तो नहीं सुनी जाती। तो मेरे इनके आज 10 महीने हो चुके हैं, चार्जशीट भी जमा हो गई है इस प्रिंसिपल पे। दिल्ली पुलिस से चार्जशीट जमा करवाना, आप सोच लीजिए कितना मुश्किल काम है। इन पे चार्जशीट भी जमा हो गई, जो उन्होंने फर्जी दस्तावेज मेरे अगेंस्ट यूज किए थे वो पकड़े गए। लेकिन फिर भी आज भी अपराधी कुर्सी पे है और बेगुनाह सड़क पे है, गुनाहगार वहां बैठा हुआ है। ये है दोहरा चलन इस देश, इस यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हैं मनुवादी मानसिकता के, उनका। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ना शिक्षक के पास कुछ है, ना छात्र के पास कुछ है। अगर हम एक नहीं हुए, अगर हमने, आप सोचिए कि हमारे छात्र जब पीएचडी करते हैं, बाहर आके ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि 10 साल लग जाए, 8 साल लग जाए, उनकी जो 22 महीने में डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उनकी डिग्री पूरी ना हो। तो आप सोचिए, मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है पिछले 5 दिन से, सेहत मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लड़ना है। मेरे पास विकल्प नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, सड़क, डटना है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि अगर आपने संविधान को नहीं बचाया, आप एक नहीं हुए, तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। ना दलित बचेगा, ना आदिवासी बचेगा, ना पिछड़ा बचेगा। बहुत शुक्रिया। Friends, I am Kiran Kumar, National President for All India OBC Students Association. As a part of the association, we have been for more than 3 years, we have been demanding so many issues regarding OBC students and in greater sense student issues. Especially if you look at entire country, in all central universities, recently in parliament, government has given data related to professors, associate professors and assistant professors. It's very painful for us to see that there are only 4% OBC professors, 6% OBC associate professors and only 12% OBC assistant professors. And many OBC professor, associate professors and assistant professors posts are being vacant. On other side, there are only 12%
OBC judges in all high courts. If you take any field, it may be in employment, it may be in admissions, education sector, or it may be in political domain. The representation of OBCs is actually pathetic. On the other side, some of the states like in Odisha, there is no OBC reservations, whereas they implemented the EWS reservations in admissions. It's very painful to see such situation. And whenever there is a demand in each state to increase OBC reservations proportionate to the population, then the courts are being objecting this kind of demand by stating that 50% ceiling limit. If there is a 50% ceiling limit is applicable for OBCs, then how the government of India, the present government, Modi government, has given 10% for EWS. So we are not against any types of reservations, but we are against the kind of reservation provided to EWS for economically weaker section without any committee, any commission, and without any proper study. For that reason, like we have so many issues, these are being represented. First important issue, caste census. The government must conduct caste census immediately, and they have to enumerate both privileged and underprivileged communities. Then only we will get a concrete, comparable, comprehensive data set. With this note, we actually thank the organizers of this conference for giving this opportunity. Jai Bhim, Jai Pule, Jai Periyar, Jai Savitri. First of all, I would like to thank All India Federation for Social Justice for holding this important conference. The country is going through a tough time, especially the communities who belongs to the marginalized section are facing the real challenge. The challenge is in manifold. Among others, I would like to highlight some of them. The first one is the massive privatization. I think the conference will take into consideration the issue of the massive privatization, which is leading to unemployment of the youths. Those who are being paid, those who are getting jobs in private sector are not being paid enough. So the issue of privatization is very serious. The second one is the issue of non-implementation of reservation policy in its strict sense in the educational institutions and other institutions. The third one is the hostel allotment issue in many universities. OBCs are not getting hostel reservation in so many universities. Like we have seen in BHU, in DU, there is no provision for hostel allotment for OBCs. So this is a very serious issue, and I hope the conference will think about it. The third one is the caste census, which is the most important issue of our times. So I hope this message will reach the masses and these issues will be considered. Thank you. We at Truth Seekers International, Satya Shodhak Samaj Antarrashtriya की तरफ से welcome all the delegates and all the people around India who are attending this conference physically or on the online. This is time for all the Ambedkarite, Periyite, Kabirite, Phuleite, all the sensible people, all the minorities to gather together, and more than any time else in the history of India, today there is a need to talk about justice, which is social justice. Rampant caste discrimination, unemployment, and the dangers that lurking to destroy the Indian constitution and frame of democracy. This is very historical, important movement, and we, Truth Seekers, support. We want to be a part and parcel of the people who believe in the humanity,
in the Constitution, in the democracy, and All India Social Justice Alliance is doing exact same thing. So we are proud to be part of this larger movement around this country, and we want to thank you for joining us. This is a time to get united and to fight against the forces who wants to destroy the framework of Indian democracy. Youth, women, children, lower caste, minorities have been targeted in different name, in different state. Very, 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 very sad situation. So brothers and sisters, let us unite together, be a part of this social justice alliance movement and save India, save Constitution, save democracy, and save diversity of our Indian continent. Jai Jyoti, Jai Bhim, let the kingdom of Baliraja come, let the misery go. Jai Jyoti, Jai Bhim. साथियों, मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय की परिकल्पना तब तक अधूरी है जब तक समाज में शिक्षा का स्तर उस लेवल तक नहीं आ जाता जिस लेवल पर लोगों की वैज्ञानिक चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, उन्हें सोचने, समझने और तर्क करने की पूरी तरीके से शक्ति आ जाए, तभी सामाजिक न्याय सही अर्थों में लागू होगा। क्योंकि लोग जब तक अपने हक और अधिकारों को नहीं जानेंगे तब तक वह दूसरे के बहकावों में आते रहेंगे। रेलवे में निजीकरण, शिक्षा के अधिकारों में ओबीसी एससी एसटी की कटौती, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के न्यायाधीशों के चयन में उनको दरकिनार कर देना, इत्यादि तमाम विषयों पर अभी भी गांव की जनता से कोई लेना देना नहीं। जब तक गांव की जनता जो निचले पायदान पर है वह इस बात को नहीं समझेगी कि इस प्राइवेटाइजेशन से उसके हक और अधिकारों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसके लोगों को किस तरह इन व्यवस्थाओं से बाहर किया जा रहा है, तब तक वह इस लड़ाई में आपके भागीदार नहीं बनेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी होगा कि हम इस मुहिम को, इस मैसेज को उस आम जनमानस तक जो कि कुल्हाड़ी में बेंट की तरह काम कर अपने पूरे समाज का नाश कर रही है, जैसे कि लकड़ी का बेंट कुल्हाड़ी में लगकर जंगल को कटवाता है, उसी तरह ओबीसी एससी एसटी आज धर्म की अफीम खाकर मनुवादियों, सामंतवादियों और संविधान विरोधियों का साथ दे रहा है, न कि वह ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के हक हकूक और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले सोशल जस्टिस के योद्धाओं का साथ दे रहा है। इसी कारण आज हमारी लड़ाई तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं के होने के बावजूद भी फेल हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज में शिक्षा के स्तर का अत्यंत निम्न होना। जब तक हम शिक्षा के स्तर को नहीं उठाएंगे, समाज में निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति आपकी इस लड़ाई के महत्व को नहीं समझेगा, आपकी लड़ाई निष्फल रहेगी। इसके लिए साथियों निवेदन है कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण स्तर पर कैसे पहुंचे, अपने उन भाई बंधुओं को कैसे जगाएं कि सामाजिक न्याय के लिए वह हमारी इस मुहिम और लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जो इस मीटिंग को आयोजित कर रहे हैं, सबसे पहले इस बात पर चिंतन मंथन करें कि इस मैसेज को, इस संदेश को कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, यह जानकारी उन लोगों तक जब तक नहीं पहुंचेगी वह लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस मीटिंग की सफलता के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। यह मीटिंग सफल हो। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विवेक राज है। मैंने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022 से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की और मैं अभी पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं और आने वाले कुछ दिनों में मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी जाने वाला हूं। आज 19 सितंबर 2023 को ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं कुछ छात्रों के मुद्दे को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। साथियों, हम लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके BHU से लेके हर जगह हॉस्टल के लिए ओबीसी फंड
दिए गए और ओबीसी के नाम पे बोला गया कि यहाँ पे हॉस्टल बनाए जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं है और इस समय बीएचयू में ओबीसी हॉस्टल में रिजर्वेशन के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और जो स्थिति इस समय एससी एसटी ओबीसी छात्रों को हो रही है, जो परेशानियां हो रही हैं, जो फीस बढ़ाए जा रहे हैं, उनके हायर एजुकेशन में जो वो रुचि है उनको ख़त्म की जा रही है। साथ ही साथ जो वंचित छात्र हैं, जो अपने पढ़ाई नहीं पूरी कर सकते, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, उनको स्कॉलरशिप ख़त्म किए जा रहे हैं। मेरा छात्रों से और युवाओं से अपील है कि आने वाले समय में एकजुट हो के इंडिया गठबंधन के समर्थन में सिर्फ वोट न करें, उनके समर्थन में अपनी बातें रखें, अपना एक चर्चा शुरू हो ताकि छात्रों के मुद्दे पे आने वाली सरकारों से बात की जा सके, पॉलिसी पे बात हो सके। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब मिल के इंडिया गठबंधन का समर्थन करें। धन्यवाद। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस, जो इस महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजक है, उसका आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उन्होंने बोलने का अवसर दिया। न्याय की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने की बात करती है, जबकि सामाजिक न्याय कहता है कि समान अवसरों के लिए भी जो ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा रेमेडी भी जरूरत है, चाहे वो आरक्षण के रूप में हो या कुछ अफर्मेटिव एक्शन के रूप में हो। और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए सरकार का ये भी दायित्व है कि वो एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो सरकार निजीकरण कर रही है, विशेषकर सरकारी संस्थाओं का, तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, वो अपने उत्तरदायित्व से भागना चाहती है और वो अवसरों की समानता नहीं देना चाहती है। इसलिए निजीकरण की जो अवधारणा है वो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के विपरीत है। इसके बाद और सामाजिक न्याय का जो आधार है, एक महत्वपूर्ण आधार है कि आपको जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। जाति जनगणना के बिना आप कोई भी ऐसी नीति नहीं बना सकते जो ये डिसाइड करे कि जो पिछड़े लोग हैं, जो सामाजिक रूप से वंचित लोग हैं, उनके लिए क्या प्रोविजन किए जाएं या कैसी नीतियां बनाई जाएं। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार जाति जनगणना कराए। इसके साथ ये भी जरूरी है कि सरकार जो सामाजिक सुरक्षा, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था पुरानी पेंशन का, उसको भी सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का ही वो एक पार्ट है। और मैं ये एक सिफारिश करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि विशेषकर एक आयोग का गठन करे और वो आयोग एक वर्ष में हर सरकारी संस्थाओं का, जहां पर आरक्षण यदि ढंग से लागू नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है, प्रतिनिधित्व पूरा नहीं मिल रहा है, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और कहे कि निश्चित रूप से वो आयोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करे कि हर संस्थान में जो सरकारी आरक्षण है, जो निर्धारित आरक्षण है, वो पूरा किया जाए। इसके अलावा यदि आप आयोग नहीं बनाते हैं और उस आयोग की जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं तो भी सरकारें और जो संस्थान हैं वो बदमाशी करते हैं। इसके बाद विशेषकर जो उच्च पद हैं, खासतौर से विश्वविद्यालयों में जहां पर वाइस चांसलर है, तो निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय की मुहिम चला रहे हैं या जो सरकारें बने, उनके लिए प्रेशर होना चाहिए कि वो इन जो बड़ी वैकेंसियां हैं, बड़े पद हैं, उन पर राज्यवार आरक्षण लागू हो और खासतौर से एससी एसटी ओबीसी के लिए ही आरक्षण लागू हो। आप देखते होंगे कि एक भी स्टेट में कोई भी ओबीसी और एससी वाइस चांसलर नहीं बन पा रहा है, तो बीसी जैसे पदों में भी आरक्षण की जरूरत है। तो मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि इस आयोजक मंडल को और विशेषकर से पी विल्सन साहब को और माननीय मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन साहब को ये धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि वो सामाजिक न्याय को देश के लिए एक जरूरी दिशा बता रहे हैं और दिशा में हम सबको सहयोग और समर्थन करना चाहिए। आप सबका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिया फॉर सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये इस देश के लिए एक बड़ा कदम है। इस बैनर के तहत
देश भर में जो लोग संविधान को अपना मानते हैं, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी में भरोसा रखते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो एकजुट होकर के आज एक मुल्क के सामने पैगाम देना चाहते हैं कि राष्ट्र भूगोल पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाला जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, राष्ट्र इसके लोगों से बनता है। और आज आजादी का अमृत काल मनाने वाले लोग इस देश में सच्चाई को छिपाना चाहते हैं कि इस देश के यूनिवर्सिटीज में, जुडिशरी में, मीडिया में, हर पब्लिक सेक्टर में इस देश के 90% कमेरा लोग, मेहनतकश लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, पसमानदा के लोग नहीं हैं। हम इस बैनर के तहत इस देश के लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि साथियों, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल आ रहा है। इस देश में अब खुलेआम कहा जा रहा है कि हम इस देश का संविधान बदल देंगे और इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और अब जो चुनाव होने वाला है, यह साफ इस दिशा में जाएगा कि इस देश में संविधान जीतेगा या संविधान हारेगा। हम इंडिया फॉर सोशल जस्टिस के लोग इस देश के संविधान को बचाएंगे और इसकी कोशिश करना चाहते हैं कि जुडिशरी, मीडिया, पब्लिक सेक्टर, यूनिवर्सिटीज, ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेट सेक्टर और जितना भी कारपोरेट सेक्टर है, इस सब में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, पसमानदा के लोगों को अगर 90% उनकी आबादी के मुताबिक 90% रिप्रेजेंटेशन के साथ डाइवर्सिटी नहीं है, तब तक इस मुल्क को हम अपना सबका मुल्क कैसे मानेंगे। इस मुल्क की बेहतरी के लिए यह जरूरी है कि इस मुल्क को सोशल जस्टिस के तहत चलाया जाए। मगर दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए लोग अपने जहन में भारत का संविधान रखने की बजाय जुबान पर संविधान रखते हैं और दिल में मनुस्मृति रखते हैं। इंडिया फॉर सोशल जस्टिस ये डिमांड करता है और मैं इस मुल्क के नाम एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग अपनी आबादी के मुताबिक अपना हक नहीं मांग सकते, हर जगह इक्वलिटी नहीं ला सकते, तो आप आने वाले वक्त में संविधान के जरिए पाया हुआ सब कुछ आप बचा नहीं पाएंगे। इसलिए इंडिया फॉर सोशल जस्टिस इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया सब मिल करके जो भी संविधान को बचाना चाहता है, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका, हम एक फॉर्मूला बनाएं। हम सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग, हम इंडिया में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी को मानने वाले लोग, बुद्ध से लेकर फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, लोहिया, मान्यवर, कांशीराम और मंडल के मानने वाले लोग इसको तब बेहतर बनाएंगे अगर इंडिया फॉर सोशल जस्टिस होगा। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आइए एकजुट होकर भारत के संविधान को बचाएं और संविधान को बदलने वालों को कुर्सी से बदलकर इस देश को मोहब्बत देते हुए सबका देश और खूबसूरत देश बनाएं। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक पर आपसे गुजारिश करता हूं, इंडिया फॉर सोशल जस्टिस। थैंक यू। जय भीम, जय पेरियार, जय मंडल। We are at the crucial juncture of history. The RSS Sangh Parivar is going to celebrate 100 years very soon. And you all know, they never believed in Indian constitution. They have the agenda to introduce Manusmriti. And they are preparing for that. They are already introducing Manusmriti. And I can give you several examples of that. But we have to remember, they will talk about dharma. You have to talk about your rights. वो बात करेंगे धर्म की, वो बात करेंगे सनातन की। आपको बात करनी है जाति की, आपको बात करनी है वर्ग की, आपको बात करनी है मजदूरों की, वो बात करेंगे पाकिस्तान की, आपको बात करनी है चाइना पे कि चाइना ने जितनी जमीन हमारी कब्जा की है, बताइए मोदी जी क्या है। दोस्तों, ये धर्म युद्ध है विचारों का। एक तरफ मनुस्मृति है, एक तरफ भारत का संविधान है। पिछले 10 वर्षों में ये बीजेपी आरएसएस ने पूरे संविधान के पूरे जितने प्रावधान हैं धीरे धीरे करके उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। दलित सुसाइड कर रहे हैं, छात्र नहीं, अब टीचर भी सुसाइड कर रहे हैं। जम्मू का मामला है, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सुसाइड की। अभी डॉक्टर रीतू अनिश्चितकाल के लिए धरना पे बैठी हुई है। ये एग्जाम्पल सिर्फ मैं दे रहा हूं कि जब आपके प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल, IAS ऑफिसर जम्मू के एक ने कंप्लेन की है कि उसके साथ जातीय भेदभाव हो रहा है, तो वो बात करेंगे धर्म के चाशनी में आपको डुबोना चाहेंगे, लेकिन आपको बात करना है अपने हक हकूक की,
आरक्षण की, जातीय जनगणना की, मिनिमम वेजेज की, महंगाई की, स्वास्थ्य की। और आरएसएस बीजेपी के एजेंडा पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, पूंजीपतियों के हाथ में सब बेच दो, अडानी को बेच दो और देश में मनुस्मृति लागू कर दो। और उसके बाद जो है ना मनुस्मृति लागू होगी तो आप सब वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम करेंगे। वो धीरे धीरे हम लोग को दिख भी रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस जंक्चर पे 24 का चुनाव ये धर्म युद्ध है दो विचारों का। किसी भी तरीके से संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस के एजेंडा को डिफीट करना है। कम टुगेदर, यूनाइट एंड डिफीट देम। जितने साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को हराना है। जात के नाम पर वोट न दे, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा के नाम पर वोट दें। ये सिर्फ हमारे लिए एक चुनाव नहीं है, हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हमारे अधिकारों की बात है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, स्कॉलरशिप की बात है, इंस्टीट्यूशन की बात है, आरक्षण की बात है। तमाम पहलुओं के लिए एजेंडा सेटिंग भी होगा और इंडिया गठबंधन को जितवाना भी है। और साथ साथ ये एजेंडा भी सेट करना है कि जब आप जीत जाएंगे तो हमारे सोशल जस्टिस को एजेंडा को कहां तक लेकर जाएंगे। हमारी हकमारी हुई है, सड़क पे 10 साल से हम लोग लड़ते रहे। हमारे बच्चों के साथ, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ पूरी व्यवस्था तैयार की जा रही है, वो सिस्टम तैयार की जा रही है जिसमें आपके बच्चे गुलाम बने। इसलिए एजेंडा के साथ बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे पर हम लोग आए और तमाम लोग मिलकर आरएसएस संघ परिवार को हराएं और इंडिया गठबंधन को जितवाएं और उनसे एजेंडा भी मैनिफेस्टो में डलवाएं कि सोशल जस्टिस का क्या होगा। जितने बेचे गए हैं सरकारी कंपनियां, 23 सरकारी कंपनी बीजेपी सरकार ने बेची है, एक भी नहीं बनाई है। सोच लीजिए, और कंपनियां होती तो SC ST OBC सबका आरक्षण लागू होता। बार बार आपको किसका डर दिखा रहा है? मुसलमान यहां बहुत कम संख्या में है, उससे भी आप डर रहे हैं। सारे संस्थाओं पे आपका कब्जा है, तब भी आप डर रहे हैं। आप पाकिस्तान को दिखा रहे हैं, चाइना पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? चाइना ने हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है। एवरीबॉडी नोज दैट। सो ये सवाल पूछना, पाकिस्तान जब वो दिखाए तब चाइना पर लगे जाना है, जब वो धर्म की बात करे तो आपको जाति और वर्ग की बात करनी है।